पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया है। आज हम नई यूनिट के साथ आपके सामने हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें किस टाइप की स्टडीज की जाएंगी, पूरे चैप्टर में कौन कौन सा कंटेंट आपको करवाया जाएगा, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जीज के कन्वर्जन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं। जो डिवाइस से काम करती है उस डिवाइस को हम सेल बोलते हैं। द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल। सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज़्यादा यूजफुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बच्चों। मोर यूजफुल फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो साइंटिस्टों ने अलग अलग बनाए थे, लेकिन उनकी वर्किंग इतनी सिमिलर थी कि उन दोनों को उसका क्रेडिट दिया जाता है। इसमें एक साइंटिस्ट थे वोल्टा और एक साइंटिस्ट थे गैल्वेनाई। तो इस बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल जो है वो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के अंदर आता है। लेकिन पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। मैंने पहले ही बोल दिया, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो फिनोमिना इसमें एग्जिस्ट करता है उस फिनोमिना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की भी। ये जो सेल हैं, क्योंकि ये बैटरी लगाने से ही वर्किंग में आएंगे, इसलिए ये जो सेल हैं ये डेल्टा जी पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि एक तरह की नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसलिए उनकी डेल्टा जी क्या होती है, उनकी डेल्टा जी नेगेटिव होती है। आइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरा होता है। एक्वस मीडियम में मैंने अभी नहीं लिया, मोल्टन स्टेट में NaCl है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कॉपर की रोड्स है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है। तो जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं उसको एनोड बोला जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ा जाता है वो कैथोड होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, आप लोग जानते हैं केटायंस अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ, और एनायंस अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज एनोड। तो क्या होता है देखें, कैथोड पर सोडियम आयन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनोड पर क्लोराइड आयन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगे। यानी कि एनोड और कैथोड को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। ऐसे मत किया कीजिए, इट इज नॉट साइंटिफिक। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पोलैरिटी होती है एनोड कैथोड की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट रिवर्स हो जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं चार्ज के बेस पर या पोलैरिटी के बेस पर डिफाइन करूंगा तो इसके लिए आंसर कुछ और होगा और उसके लिए आंसर कुछ और होगा। तो उससे बेटर है कि हम क्या बोले, हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस फॉर बोथ ऑफ द सेल्स। वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है। आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, देखिए, इसलिए इसको मैंने बोला कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, Na+Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ने कैंसिल कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो Na+Cl नेगेटिव गिव्स सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब द डीकंपोजिशन ऑफ सॉल्ट इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोई केमिकल अपने एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कंपाउंड की होने वाली ब्रेकिंग को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। जहां तक इसकी रेडॉक्स रिएक्शन का सवाल है,
आप लोग जानते ही हैं सोडियम आयन रिड्यूस हो रहे हैं और क्लोरीन आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में काउंट होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सोडियम यानी कि मेटल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है, नॉन मेटल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। तो बेटर ये होता है, मैं अगर यूं कहूं स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि सोडियम कन्वर्ट होता है सोडियम आयंस में। हमने अब तक ये तो सीखा है मेटल ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल्स रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होनी चाहिए थी, सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, क्लोरीन Cl एक्टिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो नेचुरल जो रिएक्शन की टेंडेंसी होती वो जस्ट रिवर्स होती इससे। तो उस टेंडेंसी को मैं बोल देता या उस रिएक्शन को मैं बोल देता स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वो अपने आप होती, अपनी टेंडेंसी के बेस पर जो रिएक्शन होती है उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, यहां तो सोडियम आयन तो रिड्यूस हो रहे हैं बच्चों और क्लोराइड आयंस क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, जो कि रिवर्स है इनकी नेचर से। क्यों हो रहा है, क्योंकि बैटरी लगा रखी है आपने, बैटरी के लगे होने पर यह रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। जिस भी सेकंड में बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा उस सेकंड रिएक्शन भी होना बंद हो जाएंगी। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये, जब भी किसी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल वर्क के थ्रू जो प्रोसेस हो रही होती है, जो अपने आप नहीं होती, उनको तो बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो अपने आप नेचुरल टेंडेंसी के बेस पर हो रही होती है उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस चेंजेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सेल इक्वेशन लिखी जाती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दो एस्पेक्ट जिस बेस पर आपने इसको स्टडी करना है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड नंबर 2 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो जो नंबर 1 है इसको स्टडी करने का क्राइटेरिया दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी सब्सटेंस की क्वांटिटी पर बेस्ड होगी उसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कैपिटल ए से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको जो 2 रूल्स सीखने हैं उन रूल्स को बोलते हैं बेटे हम फेराडेज लॉ। उन रूल्स को हम बोलते हैं फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 2 रूल्स के अकॉर्डिंग आपने इसको सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेराडेज फर्स्ट लॉ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फेराडेज फर्स्ट लॉ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फेराडेज फर्स्ट लॉ की। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोल दिया कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम इंटरेस्टेड है जो सब्सटेंस आपके बन रहे हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कैथोड पर कौन जमा हो रहा है, सोडियम मेटल। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। मैं इनकी अमाउंट चेक करना चाहता हूं कि कितनी कितनी अमाउंट बनेगी, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ध्यान से इसकी बात सुनिएगा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड। सॉलिड के लिए हम प्रोड्यूस वर्ड यूज करते हैं और गैस के लिए हम रिलीज वर्ड यूज करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to the quantity of charge passed during electrolysis। कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जितना चार्ज आप भेजोगे, जो सब्सटेंस की इकट्ठी होने वाली अमाउंट है, वो जो अमाउंट होती है वो उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि जब तक चार्ज जाएगा तब तक ये रिएक्शन चलेगी। जैसे आपने चार्ज भेजना बंद कर दिया वैसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। और आप लोग जानते ही हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ ये चार्ज क्या होता है, करंट अपॉन टाइम। सॉरी, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि आपने करंट पढ़ी हुई है, क्या होती है करंट, Q बाई टी। तो अगर मुझे चार्ज निकालना होगा तो IOT का मल्टीप्लाई होगा प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाता हूं एक नया कांस्टेंट हमारे सामने आ जाता है। इस बार इस नए कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं Z से। इस बार इस नए कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं Z से। किसी भी केमिकल का
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसी भी केमिकल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z से इंडिकेट किया जाता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? जिस सब्सटेंस को आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, उस सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करता है। जिस सब्सटेंस को आप डिपॉजिट कर रहे हो उस सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करता है। जहां तक इसकी यूनिट का सवाल है तो आप निकाल लोगे, Z किसके बराबर होगा? Z इज इक्वल टू W अपॉन IT। तो W जनरली हम लेते हैं ग्राम्स में, करंट लेते हैं एम्पियर में, और टाइम लेते हैं सेकंड में, या एम्पियर और सेकंड के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कूलॉम। तो आप याद रखिएगा Z की यूनिट या तो ग्राम पर कूलॉम कह सकते हैं या कूलॉम पर एम्पियर पर सेकंड कह सकते हैं। ये जो Z है ये किस तरह से निकाला जाता है और इसकी वैल्यूज कितनी कितनी रेंज की आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं फैराडेज फर्स्ट लॉ की, जिसमें मैंने आपको बताया W इक्वल टू ZIT के बराबर होता है। Z एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर मुझे Z को डिफाइन करना हो, हर कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं किस तरह से? मुझे पता है W इज इक्वल टू ZIT। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं I ले लूं 1 एम्पियर और टाइम ले लूं 1 सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली Q क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो Q भी कितना हो जाएगा? 1 कूलॉम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, एम्पियर इज इक्वल टू कूलॉम पर सेकंड होता है। तो कूलॉम इज इक्वल टू क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। जब ये दोनों ही 1 1 ले लूंगा, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या W इज इक्वल टू Z हो जाएगा? अब इसको आप डिफाइन कर दो। W इज इक्वल टू Z का मतलब व्हेन 1 ampere is current is passed for 1 second, the amount of substance deposited is called as electrochemical equivalent of that compound. In which condition W is equal to Z? When T is equal to 1 second and I is equal to 1 ampere. So I can say when 1 ampere current is passed for 1 second, the amount of substance deposited is called as its electrochemical equivalent. और मैं ये भी कह सकता हूं, चाहे तो मैं बोल दूं कि ये 1 एम्पियर और ये 1 सेकेंड हो, मैं और इजी कर देता हूं कि मैं क्या बोल देता हूं? व्हेन चार्ज पास इज इक्वल टू 1 कूलॉम। तो एक और डेफिनेशन क्या आ गई? ये डेफिनेशन हो गई, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 कूलॉम चार्ज during electrolysis, 1 coulomb charge during electrolysis is called electrochemical equivalent Z। तो अगर आपको कभी Z को डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे? ये वो अमाउंट है सब्सटेंस की जो 1 कूलॉम चार्ज पास करने पर इकट्ठी हो जाती है। इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस अमाउंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आइए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने का एक छोटा सा तरीका मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, एक रिलेशनशिप आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि जब तक मैं आपको Z निकालना नहीं सिखाऊंगा हम यहीं रुके रहेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड Z ऑफ सब्सटेंस। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड Z ऑफ सब्सटेंस। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हर केमिकल का Z उसके इक्विवेलेंट वेट से डायरेक्टली रिलेट करता है। और ये किस तरह से रिलेट करता है वो एक छोटी सी डेरिवेशन के थ्रू हम आपको सिखा सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल आयन है जिसकी वैलेंसी है N, तो अगर मैं इसको N इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगा तो ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जिस तरह से सोडियम Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mg, Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Al, यानी कि जो भी उसकी वैलेंसी होती है उतने ही आप इलेक्ट्रॉन भेज दोगे तो वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मेटेलिक फॉर्म में कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अगर इस मेटल का एटॉमिक वेट
अगर इस मेटल का एटॉमिक वेट x ले लूं, अगर इस मेटल का एटॉमिक वेट x ले लूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए ध्यान देना, अगर मैं n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो कितने एटम m के जमा हो जाएंगे, एक एटम। मान लीजिए यहां लिखता हूं Mg+2 इलेक्ट्रॉन Mg, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर भेजूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो कितने एटम Mg के इकट्ठे हो जाएंगे, एक एटम Mg का इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मोल के टर्म में लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n मोल इलेक्ट्रॉन्स को अगर सेंड करूंगा तो मेटल के कितने मोल इकट्ठे हो जाएंगे, 1 मोल इकट्ठे हो जाएंगे। भाई जब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से 1, मतलब 2 से 1 होता था, तो n से कितना हो जाएगा, n मोल से कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 एटम डिपॉजिट होता था, तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटे, तो यहां अगर मोल से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल से। तो आप ये कह सकते हो n इलेक्ट्रॉन भेजने से 1 एटम डिपॉजिट होगा और n मोल इलेक्ट्रॉन भेजने से 1 मोल मेटल डिपॉजिट हो जाएंगे। 1 मोल अमाउंट कितने ग्राम के बराबर होती है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 मोल का मतलब इसके कितने ग्राम डिपॉजिट हो जाएंगे, x ग्राम डिपॉजिट हो जाएंगे। भाई किसी भी मेटल के 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं, उसके एटॉमिक वेट के बराबर, और मैंने इसका एटॉमिक वेट कितना लिया, x, तो 1 मोल मेटल का मतलब x ग्राम मेटल आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। चलिए अब n मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम होता है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलोम के बराबर आती है। और ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, ये होती है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात, ये कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कितना चार्ज है आपके पास, 96500 कूलोम चार्ज है। अब बार बार इस वैल्यू को शो नहीं करते, इसको हम 1 फेराडे कहते हैं। फेराडे के रिस्पेक्ट में इसको इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। तो कोई भी आपसे पूछे कि 1 फेराडे में कितने कूलोम होते हैं, तो 1 फेराडे में 96500 कूलोम के बराबर चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट नेट चार्ज 96500 कूलोम आता है, और इस क्वांटिटी को हम 1 फेराडे कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो 96500 कूलोम के बराबर है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, n इंटू 96500 कूलोम। इतना चार्ज भेजने पर मेटल के कितने ग्राम इकट्ठे हो रहे हैं, x ग्राम। दोबारा फिर देखिए, मेरे को कितने मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चाहिए, n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज चाहिए। मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकाल लिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकाल लिया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे अगर 96500 कूलोम चार्ज है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना चार्ज भेजा होगा मैंने, n इंटू 96500 कूलोम भेजा होगा। और अगर इतना चार्ज भेजने से इसके x ग्राम इकट्ठे होते हैं, तो 1 कूलोम चार्ज भेजूं अगर 1 कूलोम, तो इसकी जो अमाउंट इकट्ठी होगी वो कितनी होगी, डिवाइड कर दो। अगर मैं 1 कूलोम चार्ज पास कर दूं तो कितनी अमाउंट इकट्ठी होगी इसकी, इतनी अमाउंट इकट्ठी होगी। और ये जो अमाउंट होती है जो 1 कूलोम चार्ज पास करने से आती है, क्या उस अमाउंट को सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं कहते क्या। तो क्या मैं इसको Z के बराबर कर दूं, भाई Z क्या बोला था मैंने, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 1 कूलोम चार्ज। तो जब इतने कूलोम चार्ज पास करने से x ग्राम इकट्ठे हो रहे हैं, तो 1 कूलोम चार्ज पास करने से कितने ग्राम इकट्ठे होंगे, इतने ग्राम इकट्ठे होंगे। और क्या है जो अमाउंट उस केमिकल के Z के बराबर नहीं होगी क्या, यस। यानी कि Z इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन n 96500। एक छोटी सी बात और, एटॉमिक वेट और वैलेंसी को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मेटल का, इक्विवेलेंट वेट। आपने कहीं पढ़ा हुआ हो तो किसी भी मेटल का जो E होता है वो उसके एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी के बराबर होता है। तो एटॉमिक वेट तो x है, वैलेंसी n है,
तो x अपॉन एन की जगह क्या लिख लेता हूं, E। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि जब भी हमें z निकालना होगा तब तक मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी जगह पर मैं उस केमिकल का E अपॉन 96500 लिख सकता हूं। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, उस केमिकल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन से वाली, W इक्वल टू ZIT, उसमें क्या मैं Z की जगह पर E अपॉन 96500 पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो मैं पुट करता हूं। तो अब मेरी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी कि W इज इक्वल टू ZIT फर्स्ट इक्वेशन, और Z की वैल्यू में E अपॉन 9650 पुट करता हूं। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ZIT और Z की जगह पे EIT अपॉन 96500। तो इन इक्वेशंस के थ्रू हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़े बड़े एग्जाम्पल हम बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये फैराडे के फर्स्ट लॉ का पार्ट था, थ्योरी वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, और फैराडे के सेकंड लॉ और उसका आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। आप लोग इन वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन में इस तरफ लगभग मेरा एक पिक आएगा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको कंटिन्यूसली जो मैं डेली के लगभग 2 वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी हेल्प आपको मिलेगी। और आपकी जो केमिस्ट्री की स्टडीज़ है, वो चाहे नीट पर्पज़ के लिए हो, चाहे 12th बोर्ड के लिए हो, और चाहे JEE मेंस के लिए हो, आराम से आप उसकी क्लियर कर लेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।